हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन के कुछ प्रश्नों को, जो कि सीटेट 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हमने जो प्रश्न लिया है वे सभी प्रश्न 7 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था वहां से लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, पहला प्रश्न है, लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, इसे हम लोग किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले जो हमारा दूरी होता है उसे हम लोग लिखते हैं, जो कि है 504, और उसके बाद हमारा ये जो टाइम है, जो समय है, वो क्या है? 7 घंटा है। इसे हम लोग लिखेंगे। फिर हमें जो ज्ञात करना है वो है मीटर प्रति सेकंड में। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से इसे गुणा कर देते हैं। और इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है हमारा 20, यानी ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वह ओ पर पहुंचती है, जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वह ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। वाई से एक्स की दूरी और वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्रमशः क्या है? तो देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर कोई लड़की जो कि एक्स है, यहाँ पर है, और इसके बाद वो कहाँ जाती है? दक्षिण में जाती है 30 मीटर, 40 मीटर की दूरी तय करके। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कि यह 40 मीटर है, और यह बिंदु क्या है? यह बिंदु ओ है। अब यहाँ से वो कहाँ जाती है? ठीक पूर्व में 30 मीटर जाती है। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक यह हमारा 30 मीटर हो गया, और यहाँ पर वो वाई पर पहुँच जाती है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? वाई से एक्स की दूरी, यानी एक्स से यहाँ तक एक्स और वाई के बीच में दूरी क्या है, और वाई के सापेक्ष दिशा क्या है? तो वाई के सापेक्ष दिशा इसका जो हो जाएगा वो है, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए ओ जो दिशा है हमारा वो क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा, यहां से यहां तक दिशा। और दूरी जो है, ध्यान देंगे यहां पर बहुत लोग गलतियां करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कम से कम दूरी एक्स से वाई तक का, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आप यहां पर इसका आंसर निकालेंगे। लेकिन यहां पर कम से कम दूरी नहीं दी गई है। इसमें क्या करेंगे, आप सिंपली इसको ऐड कर देंगे। जो 40 है इसको 30 से जोड़ देंगे तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा 70 मीटर उत्तर पश्चिम में। तो इसलिए ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ऑप्शन फर्स्ट है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्ष पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सेकंड है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। थर्ड है, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। और फोर्थ है, स्लॉथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन 3। स्लॉथ जो होते हैं उनकी उम्र होती है 40 वर्ष और वो अपने जीवन काल में लगभग 8 पेड़ों पर घूमते हैं। अगला प्रश्न है, जंगलों के ज्यादा काटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभव है? ऑप्शन ए है, आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी। बी है, वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सी है, बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। और डी है, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा केवल ऑप्शन सी। इससे क्या होगा, जब ज्यादा आप जंगलों को काटेंगे तो जो वर्षा का जल है वो मृदा को बहा ले जाता है, मृदा का कटाव होता है। देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, जो सीटेट वालों ने क्या किया था कि इसमें बहुत सारी गलतियां की थी ऑप्शन में। इसमें केवल सी कहीं नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से उन्हें एक नंबर अतिरिक्त देना पड़ा था लोगों को, जो भी अभ्यर्थी थे, जिन्होंने भी गलत आंसर लगाया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन में केवल सी है ही नहीं। तो इसलिए आप लोग याद कर लेंगे इस चीज को। प्रश्न संख्या 5 है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी।
तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से यह जो पॉइंट है इसको हटा देंगे और यह जीरो भी हमारा हट जाएगा, कट जाएगा। पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो खत्म हो जाता है और इसे हम आपस में गुणा कर देंगे 11 का 154 से। तो जब आप लोग गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो है 1694। अब क्या करेंगे, क्योंकि यह जो आंसर आया हमारा यह क्या है, ये मीटर में है, जबकि ऑप्शन हमारा जो भी दिया गया है वो किलोमीटर में है। तो इसे मीटर में किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं और जितना जीरो नीचे होता है उतना ही हम उतने अंकों के बाद दशमलव बैठा देते हैं। इसलिए इसे हटाकर हमारा जो पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, 1 के बाद होगा। इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं। ऑप्शन फर्स्ट है असम, बिहार और छत्तीसगढ़। सेकंड है बिहार, छत्तीसगढ़, असम। थर्ड है पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। और फोर्थ है त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो देखिए जो मिजोरम का निकटवर्ती या पड़ोसी राज्य के हैं वो हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ऑप्शन फोर्थ आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? ऑप्शन फर्स्ट है लद्दाख, सेकंड है मिजोरम, थर्ड है अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ है झारखंड। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, जो लॉटरी कृषि है वो कहाँ प्रचलित है, मिजोरम में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? ऑप्शन फर्स्ट है तिब्बत, सेकंड है नेपाल, थर्ड है भारत और फोर्थ है चीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड, नेपाल का भाग है और इसका एक अन्य नाम है सागरमाथा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी फिर से वापस उसी स्थिति में लाया जा सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, सेकंड है मोम का घोल बनाना, थर्ड है दूध से पनीर बनाना और फोर्थ है गाय के गोबर से बायोगैस बनाना। अब बताइए, आपने गाय के गोबर से बायोगैस बना दिया, अब क्या उस बायोगैस से फिर से गोबर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। अब दूध से हम लोग पनीर बना सकते हैं लेकिन पनीर से फिर से दूध नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। बी है जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की लगभग 30 गुनी होती है। सी है जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। डी है जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना और ई है लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? आपको यहाँ पर बरगद के जो वृक्ष होते हैं उनकी जड़ों की विशेषता को ध्यान में रखना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ए, सी और ई जो है इसका सही आंसर ए, सी और ई हमारा सही है और बाकी बी और डी एक गलत आंसर है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी के से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है? ऑप्शन फर्स्ट है तिनसुकिया यानी असम में जो स्थित है, सेकंड है चेन्नई तमिलनाडु, थर्ड है मनाली हिमाचल प्रदेश और फोर्थ है उदयपुर राजस्थान। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, मनाली यानी हिमाचल प्रदेश से वो लड़की आई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ही बर्फबारी और बारिश दोनों होती है। असम में ज़्यादा बारिश होती है लेकिन बर्फबारी नहीं होती। राजस्थान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ पर जो घर होते हैं वो मिट्टी के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? ऑप्शन फर्स्ट है चावल, नींबू, आंवला और गुड़, सेकंड है घी, दाल, रोटी और चावल, थर्ड है दूध, सब्जियां, पालक और फल और फोर्थ है तेल, अंडा, चावल और रोटी। तो हम लोग जानते हैं कि हड्डियों के लिए क्या अच्छा होता है, कैल्शियम अच्छा होता है, विटामिन डी अच्छा होता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। यह विटामिन डी और कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
ऑप्शन ए है प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं जो अंडे देती हैं। बी है प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं। सी है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं। डी है यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। और ई है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, बी, सी और डी जो है ये सही है। जो नर मक्खी होते हैं वे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और एक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, बहुत सारी रानी मक्खियां नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। जानवरों के नाम दिए गए हैं कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी और इसकी विशेषता दी गई है। ऑप्शन फर्स्ट है शरीर का सल्कों से ढका होना। बी है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना। सी है अंडे देना और डी है जहरीला होना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। ये जितने भी जीवों का नाम दिया गया है वो क्या करते हैं, वो सभी के सभी अंडे देते हैं और बाकी कोई भी अन्य विशेषता ऐसी नहीं है जो उसकी सब में कॉमन हो। प्रश्न संख्या 15 है, केंचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है ये जमीन में छेद बना के रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। बी है ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। सी है ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। डी है ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। और ई है रसायनों पीड़कनाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड, ए, बी, सी हमारा सही है लेकिन डी और ई हमारा सही नहीं है, ये दोनों ही गलत हैं। ये क्या करते हैं केंचुए, कंपोस्ट में अपशिष्टों को, जो भी अपशिष्ट चीज होता है उसको कंपोस्ट में यानी वर्मी कंपोस्ट, इसके बनाए हुए खाद को हम लोग यह भी कहते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये इससे महंगे मिलते हैं। जो भी फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं उससे महंगे मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। ऑप्शन ए है गतिविधि आधारित शिक्षा। बी है रटना सीखना। सी है पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा और डी है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, ए और डी हमारा सही है और बाकी रटना सीखना या फिर केवल पाठ्यपुस्तक पर आधारित शिक्षा हमारा बाल केंद्रित शिक्षा का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी है बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। सी है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना और डी है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी और सी सही है, लेकिन बच्चे को एक निश्चित तरीके से ही वह ज्ञान प्राप्त करता है ऐसा मानना गलत होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन फर्स्ट है पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। सेकेंड है रचनात्मकता विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। थर्ड है ईवीएस पाठ्यपुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है और फोर्थ है यह शिक्षण आधारित है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा इसका सही आंसर। देखिए ईवीएस में क्या होता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और ईवीएस से संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं इसमें एकीकृत किया गया है और केवल हम लोग एक शिक्षण अधिगम का प्रयोग करते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारी शिक्षण अधिगम का प्रयोग किया जाता है और केवल पाठ्यपुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है। ऑप्शन फर्स्ट है रटना सीखना, सेकंड है सम्मति आधारित सीखने का स्तर, थर्ड है अवधारणाओं का विवरण और फोर्थ है बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। तो देखिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो क्या होता है, बच्चों को खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करने के लिए अवसर प्रदान करना, इसलिए ऑप्शन फोर्थ इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 20 है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है वाद विवाद का प्रावधान,
बी है अनुभवात्मक सीखना, सी है कहानियां, डी है तथ्य और सूचनाएं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन थर्ड, ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, लेकिन बच्चों को केवल तथ्य और सूचनाएं प्रदान करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है यानी उप थीम है। फर्स्ट है परिवार और दोस्त, सेकंड है आश्रय, थर्ड है पौधे और फोर्थ है यात्रा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन थर्ड। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट है ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, बी है वास्तविक संवाद और वृतांत के द्वारा, सी है प्रयोग के द्वारा और डी है विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ, ए, बी और सी तीनों ही सही हैं, लेकिन केवल मौखिक या फिर लिखित परीक्षा को हम सही नहीं मानते। अगला प्रश्न है, ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब। ऑप्शन फर्स्ट है ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, सेकंड है ज्ञात से अज्ञात की ओर ईवीएस सीखना, थर्ड है उदाहरणों के माध्यम से ईवीएस सीखना और फोर्थ है ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फोर्थ। अगला प्रश्न है, भोजन विषय के मुद्दे विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं यदि। ऑप्शन फर्स्ट है मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, सेकंड है प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है, थर्ड है शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन दिए जाते हैं और फोर्थ है पाठ्यपुस्तकें संसाधन के रूप में शामिल है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर समूह कार्य और चर्चाओं को ज्यादा वरीयता दी जाती है। प्रश्न संख्या 25 है, ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, सेकंड है स्कूल पुस्तकालय, थर्ड है ट्विटर और फोर्थ है फेसबुक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन फर्स्ट, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन। अगला प्रश्न है, जल थीम से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है यदि। ऑप्शन ए है रोल प्ले आयोजित किए जाते हैं, बी है बच्चों के बीच वास्तविक संवाद को प्रोत्साहित किया जाता है, सी है संरचित क्षेत्र भ्रमण आयोजित की जाती है और डी है बच्चों को निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, ए, बी, सी सही है और डी हमारा गलत है। केवल निबंध लिखने को हम सही नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक घटनाएं, यहाँ पर देखिए टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, घटनाएं होती हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वे सीखने के समृद्ध स्रोत हैं, सेकंड है बी वे बच्चों के लिए प्रासंगिक वातावरण प्रदान करते हैं, सी है वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का अवसर प्रदान करते हैं और डी है शिक्षक आसानी से ईवीएस के विषयों के आसपास शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संचालन कर सकते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फोर्थ, ए, बी और सी सही है और ऑप्शन डी जो है वो हमारा गलत है। जहां पर भी शिक्षक को ज्यादा आसानी की बात की जाए, सुविधा की बात की जाए, वो ऑप्शन हमारा कभी सही नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सीखने में सुधार पर आकलन का बिंदु है। ऑप्शन फर्स्ट है सीखने के लिए आकलन, सेकंड है सीखने का आकलन, थर्ड है सीखने के रूप में आकलन और फोर्थ है औपचारिक स्थितियों से संबंधित आकलन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सीखने के लिए आकलन। क्योंकि आकलन किस लिए किया जा रहा है, सीखने में सुधार के लिए, इसलिए आकलन क्यों हुआ, सीखने के लिए ही हुआ, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस में सहपाठी आकलन है। ऑप्शन ए है सीखने के रूप में आकलन, बी है सीखने के बारे में आकलन, सी है सीखने के परिणामों का आकलन और डी है सीखने का आकलन। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। जहां पर भी स्व आकलन की बात आए या फिर सहपाठी आकलन की बात आए तो वो हमारा होता है सीखने के रूप में आकलन, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट ही केवल सही है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है,
एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो न केवल सबसे अच्छा बल्कि एक समय में बच्चे के सभी प्रकार के कार्य या गतिविधियों को एकत्र करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है, ऑप्शन फर्स्ट है रूब्रिक्स, सेकंड है पोर्टफोलियो, थर्ड है उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड और फोर्थ है प्रेक्षण पत्रक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक प्रकार का फाइल होता है जिसमें बच्चे के व्यवहार से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं यानी सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है पोर्टफोलियो में। वहीं कंफ्यूजन कुछ लोगों को रूब्रिक्स में भी रहता है। रूब्रिक्स क्या है? पोर्टफोलियो के बाद ही इसे माना जाता है रूब्रिक्स को। अगर आपके ऑप्शन पोर्टफोलियो नहीं है तो आप रूब्रिक्स के साथ जा सकते हैं। रूब्रिक्स क्या है? एक समय में जो भी कार्य किया गया है, अगर मान लीजिए यहीं पर ईवीएस का कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर छात्रों द्वारा नाटक का मंचन किया गया हो, कोई कविता सुनाई गई हो, तो उस समय केवल उस टॉपिक के लिए जो कि प्रदर्शन वाला जो भी चीज होता है उसके आकलन के लिए हम रूब्रिक्स को सबसे अच्छा मानते हैं। और वहीं पर एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या है? एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है? पोर्टफोलियो को तो शामिल किया ही जाता है इसमें। पोर्टफोलियो में जितनी भी चीजें होती हैं उसको भी इसमें ऐड किया जाता है, प्लस में जो उसका छात्र का व्यक्तिगत जो ब्यौरा होता है यानी व्यक्तिगत जो जानकारियां होती हैं वो भी इसमें साझा की गई होती है। यही होता है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो देखिए हमें उम्मीद है कि आप इन तीनों को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।